Vice Chancellor, other distinguished members of the podium, मित्रों, in a few days, अभी 11 दिन में, we will enter two major landmark anniversaries. एक तो 75th year of our independence शुरू होगा इस अगस्त 15-11 दिन में शुरू होगा और 20-22 अगस्त 15 में कंप्लीट होगा 75 years of independence. ये सब लोग जानते हैं. दूसरा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क, दिसंबर से अप्रैल तक 200 years of the real Indian प्रेस, इंडियन मीडिया का एक्चुअल 200 years दिसंबर से अप्रैल तक होगा. जर्नलिज्म स्कूल्स में सब बच्चों को सिखाते हैं कि जेम्स अगस्टस हिकी 18th century में स्टार्ट किया पत्रकारिता. दिस इज नॉनसेंस. जेम्स अगस्टस हिकी वो देसी नहीं था, वो इंग्लिश ब्रिटिश सब्जेक्ट था. ही वॉज नॉट एन इंडियन. और जो जर्नलिज्म उसने किया, टैबलॉइड जर्नलिज्म किया उसने, गवर्नर जनरल्स वाइफ हु शी वाज फ्लर्टिंग विद, ये सब जर्नलिज्म किया. आज भी बहुत लोग करते हैं ना हमारा मीडिया में. लेकिन एक्चुअल यू कैन डेट सीरियस ट्रेडिशन ऑफ इंडियन जर्नलिज्म टू डिसम्बर एंड स्पेशली टू अप्रैल 1822. When the first Indian publisher opened a newspaper saying, "This is explicitly a vehicle for my social and political views," and that was Raja Ram Mohan Roy. The first, second important चीज़ ये है कि जो अखबार पहला पॉलिटिकल अखबार जो स्टार्ट किया उनकी पॉलिटिकल व्यूज़ बताने के लिए, वो ना अंग्रेजी में था ना बंगला में भी था, नॉट इवन बंगाली. राजा राम मोहन रॉय, ही न्यू 10 languages. द फर्स्ट एक्सप्लिसिटली वो 2-3 न्यूज़पेपर में इन्वॉल्व था, कौमुदी, संबाद, वो सब, ही वॉज इन्वॉल्व इन देम. लेकिन अप्रैल 12, 1822 में मीरातुल अखबार, ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर इन पर्शियन. वो पेपर, इट वाज एड्रेसिंग द एलीट, और उस जमाने में एलीट का भाषा था पर्शियन, मुगल कोर्ट का भाषा था ये सब. सो ही स्टार्टेड दिस सब्जेक्ट इन पर्शियन. और ये भी पहला इशू में आप कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए आज जो चल रहा है. पहला इशू में प्रोस्पेक्टस लिखा था राजा राम मोहन रॉय. दिस पेपर इज नॉट एस्टैब्लिश्ड टू प्रेज द पावरफुल. इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, किसी के लिए हम चमचागिरी करने वाला नहीं. It is not even established to praise the founders, but it is aimed at reaching the truth. It is aimed at, ये मैं कहता हूँ कि पहला मॉडर्न इंडियन जर्नलिज्म का अखबार. उससे पहले भी दिसंबर 1821 में कौमुदी, संबाद में सब इन्वॉल्व हुआ. ये पेपर को क्या हुआ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भी है जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अभी. जो न्यूज़पेपर 1822 में स्टार्ट किया, मीरातुल अखबार, 9 महीने के अंदर अपने आप वो खुद बंद कर दिया पब्लिकेशन को. और लास्ट एडिशन में क्यों? इन द सेकेंड एडिशन ऑफ मीरातुल अखबार, he wrote an editorial attacking the government because a peasant called Narayan Pratap Das
was sentenced to whipping by the judge of Komila. Komila आजकल बांग्लादेश में है, जो कोमिला जिला शहर है बांग्लादेश में है. The peasant, ये प्रताप नारायण दास was sentenced to punishment by whipping by the कोमिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज. और वो whipping होके प्रताप नारायण दास मर गया. He died of literally of torture by the government state in the prison. ये पहला जो एडिटोरियल था, ऐसा इम्पैक्ट हुआ. द सुप्रीम कोर्ट पुट द जज ऑन ट्रायल साइटिंग राजा राम मोहन रॉय's एडिटोरियल. इतना इम्पैक्ट था राजा राम मोहन रॉय का, उनका क्रेडिबिलिटी था. वो ऐसा लिखा था एडिटोरियल. द सुप्रीम कोर्ट ट्राइड जस्टिस जॉन हेज for unwanted action amounting to leading to the death of a man. उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का सरकार क्या किया, 3-4 ऑर्डिनेंस ला गया प्रेस के खिलाफ, जैसा हमारे जमाने में भी हो रहा है वही. उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सरकार ये ऑर्डिनेंस लाया. गवर्नर जनरल ने खुद ऑर्डिनेंस लाया. ये प्रेस वाले, जर्नलिस्ट वाले तो बहुत तंग कर रहे हैं. और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने में राजा राम मोहन रॉय बंद कर दिया मीरातुल अखबार. ही सेड, लास्ट एडिटोरियल में लिखा, आई विल नॉट रन दिस पेपर अंडर सच डिग्रेडिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांसेस. और शिफ्ट हो गया कौमुदी संवाद में, वो बंगला में है. एंड फ्रॉम दैट डे he did not have a newspaper addressing the elite. He wrote in Bangla addressing the man in the street. That was his political shift also, Raja Ram Mohan Roy. वो पहली बात है. सेकंड, जो 200 साल का इतिहास में मैं ये कह सकता हूँ कि the 150 years of the 200 years, we can be very proud of the Indian press. It was the child of the freedom struggle. स्वतंत्र संग्राम का बच्चा था ये, the Indian press. उसके बाद 20 साल हम कह सकते हैं कि टोटल स्टैग्नेशन, और 30 साल कंप्लीट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ प्रेस, जहां जर्नलिज्म ने, पत्रकारिता नहीं था लेकिन एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया. इट बिकेम a corporate activity for profit. And the first point I want to make to you is this: in the last 30 years, actually even after independence, पहला analytical point मैं आपको ये कहता हूँ, the Indian press was politically free but imprisoned by profit. Politically free but imprisoned by profit. दूसरा पॉइंट मैं आपको यह कहना चाहता हूं, द इंडियन प्रेस विच वॉज पोलिटिकली फ्री, imprisoned by profit, टुडे हैज sentenced itself to self imprisonment in the prison of profit. Self imprisonment. ये है. देखिए, जो अलग लाइन लेते हैं, see what happens to them. Even now, income tax raids are happening on दैनिक भास्कर. हिंदी बेल्ट में एक हिंदी अखबार जो कोविड डेथ्स के बारे में सच बोला, इट इज बीइंग रेडेड. इनकम टैक्स रेड्स उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम में वो ऑर्डिनेंस लेके कर दिया. ये सब यहाँ रेड्स करके दैनिक भास्कर को क्वेल कर रहा है. अब तक एक बड़ा न्यूज़पेपर और चैनल इसके ऊपर कोई एडिटोरियल ना लिखा. Nobody has written an editorial calling for justice for Dainik Bhaskar. Nobody has condemned it in a lead editorial, because they are all scared that it will happen to them also. They are all corporations working on a principle of profit, not on journalism.
and they are susceptible. Second analytical point, if you want to understand the media world today, you make a distinction. मीडिया और जर्नलिज्म एक चीज नहीं है भाई साहब. मीडिया अलग है, जर्नलिज्म अलग है. मीडिया आर द इंस्टीट्यूशंस, द ओनर्स, द मालिक. मीडिया आर द कॉरपोरेशंस. ये मीडिया है, चैनल्स, टीवी, बॉलीवुड, ये मीडिया इंस्टीट्यूशंस है. Journalism is what people like you and I do. We produce content. Fellow journalists who are here, we do journalism. We have to do our journalism in the media. ये हमारा contradiction है. तो ये देखिए, when I said the media are the child of the freedom struggle, मैंने आपको 3 sections में present कर रहा हूँ. एक तो historical section of the Indian press, and in which मैंने कहा 150 years, we had a fantastic history in journalism, and Punjab and Punjabi are very prominent in that history, very, very prominent in that history. Second section, I want to take you through the structures of Indian media. Who owns what? What do they do? How many other interests and conflicting interests they have? That will be the second section. And the third section, especially because this is Punjab, I'm going to show you why and how a media, another analytical point. I say that our media is such, their owners are such, their interests are such, they have a structural compulsion to lie. Okay? They cannot tell you the truth, and they have a structural compulsion to lie. और उसमें third section में I'm going to look at media and the किसान. जैसा agrarian crisis को cover करते हैं, जैसा सिंगू और टीकरी को cover करते हैं, जैसा ये काला कानून के खिलाफ जो मूवमेंट है उसको कैसा कवर करते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा मीडिया का क्लास कैरेक्टर और मीडिया का कंटेंट कैरेक्टर क्या है. इफ यू लुक एट द मीडिया एंड द फार्मर, दैट इज वेयर द मीडियाज क्लास इंटरेस्ट स्टैंड लिटरली नेकेड. लेकिन पहला सेक्शन हिस्टोरिकल सेक्शन में कहा, in that 150 years, first, who were your journalists? Today we allow the corporate owners to define who is a professional journalist. We allow them to say who is, but who were your journalists? The most prolific journalist in our history was a man called Mohandas Karamchand Gandhi. 100 volumes of collected works in 2 languages. I mean, he wrote in 2, sometimes 3. I mean, he knew a little, he wrote in English and Gujarati and occasionally ventured into Hindi, but that was his thing. Gandhi, Ambedkar, and another name who is for me the most inspirational of all journalists. These were our great journalists, but I said Punjab has a great history, a great role in this, and I'm going to be very measured in what I say because my old friend Professor Chaman Lal is sitting here who knows a lot more about this than I do. But it's always a huge disappointment for me. Wherever I go, even in Punjab, I have found this problem. People recognize Bhagat Singh as a great martyr, as a great political activist, as a great radical and revolutionary. All of this is true. For God's sake, Bhagat Singh was very much a journalist. Please understand who Bhagat Singh was. Patrakar tha. Okay? For me, that is the proudest inspiration I can find in journalism. Tell you 2 little things about his journalism. Here was a fellow, nobody else, after Raja Ram Mohan Roy, nobody else was writing
in 4 languages regularly. I don't know in how many magazines he wrote, and we will never know because some of those magazines he wrote under a pseudonym when he was underground in Kolkata. But at least Angrezi, Urdu, Punjabi, Hindi. And he wrote in Akali magazine, he wrote in Veer Arjun, in Pratap, in Kirti, and a number of other places. A young man who was writing in 4 languages to reach audiences other than his own. Wanting to, he even learnt a little Bangla when he was in Kolkata. But of course, the Bengalis can never accept anybody else's Bengali as worthy of class. But he even wrote a few words in Bengali. In prison, he was learning Persian. In prison, he already knew a little, but he was trying his hand at it. And I keep telling my fellow journalists, you will never be a great writer if you are not a great reader. In the last 270 days, was it, that he was in the prison, he checked out more than 180, 200 books from the library to consult for reference. Talk of doing research in your journalism. More than 200 books. They did not first allow him to take the books from the library. He went on a hunger strike until he got the right to take the books. I'm not saying he read 200 books, but he referred to 200 books. Maybe he read half of them. Now, here is this man. Writing in 4 languages, learning another 2 languages, writing in 4 magazines, journals regularly. All this by the time he was hanged at age 23. Whenever I think of him, I think, damn it, I started journalism at the age of 23 after JNU. I began my journalism at age 23 and do not feel that in 40 years in journalism, which I completed last year, I could ever hope to achieve what that young fellow learned and achieved by the time he was hanged at 23. Before I even began my journalism, the age at which I had not yet begun. Yeah? This is who your journalists were. Please know of Bhagat Singh, the journalist. Professor Chamanlal has done a lot on this, and you should read what he has been putting out on that. Then comes the underground press of the 1930s and 40s in India. You know, it is so historically untrue, historically a fiction, that Bengal famine was covered by the Statesman, and Statesman was an imperialist newspaper. And even its own editor will tell you that they delayed reporting the famine for 1 year. And because of, we associate Bengal famine with Statesman coverage, people call it the Great Bengal Famine of 1943, which is wrong. There was a full-fledged famine in Bengal in 1942. It was covered by the underground press, by Jugantar, by the Communist parties, pamphlets. Older generation here will know, remember Nikhil Chakravarti, who was one of the reporters who covered, and P.C. Joshi, who covered the Bengal famine underground, in the underground press. The pressure of the underground press, finally made Statesman cover it. First time they covered it is August 1943, by which time 1.5 million people have died. Okay? So don't give this credit to the Statesman and the imperial press. They were forced by the nationalist press. They were forced by the Bengali language press. They were, like, I think you can find similar examples with the coverage of Jallianwala Bagh, right? It was the local and the rooted press that actually forced the big newspapers to cover it.
That was the greatness, and this is what I call the first paradox of the Indian press. The Indian press, prior to independence, when Raja Ram Mohan Roy was writing in 1822, how many readers were there? When Gandhi was writing in 1920, what was his print order? 5,000 highest, 12,000 in one case. When Bhagat Singh was writing in 4 journals, what circulation did they have? But the genius of the Indian freedom press was a tiny press could make such a gigantic impact. It put the world's greatest empire on the defensive. After Bal Gangadhar Tilak covered the famine of 1890s, the British sent a Reuters correspondent, H.S.M. Merriweather, who wrote a book and says in his introduction, he was sent to India to reply to the noisy riffraff of the nationalist press. Arey, itna chota ek press could make the British government defensive. Today, the Indian media are large, they're huge. That media was tiny, but had a gigantic social role. Our media is gigantic, but has a tiny social role. Who does it serve? Who does it impact on? This is the first paradox of the Indian media. Today we are one of the largest institutions in the world and one of the most profitable. But our impact is thus limited. Now, as you enter your 75th year, of independence, there will be many debates. There will be debates over who the freedom fighters were, which were the freedom fighters. By the way, I am in Patiala for your talk, but also I am searching for still living Punjabi freedom fighters, and I'm going to meet 3 of them in the next 48 hours. Will your media cover these people? Will our corporate media, will our Republic TV and Times Now cover these people? Maybe 2 minutes on that day. But who will tell their story? They are, as I said, the parents of your freedom. The free press that you got in 1947 was their achievement and they gave it to you. But next year there will be a debate over who were the freedom fighters. Especially when you have political traditions coming to power that never participated in the freedom struggle. Now, next year, who will be the freedom fighter? I can tell you there will be lots of articles. There is already a book on V.D. Savarkar, great freedom fighter, who after he went to prison, ever so occasionally kept up a correspondence writing to the British Raj begging for mercy and saying, if you release me, I will come out and collaborate with the Raj. This is the kind of freedom fighter who is being promoted in the textbooks now. I think it's very important for us to honor our last living freedom fighters. It is very important for us to go out and record them, hear what they have to say. Why did they fight the fight they fought? What did they fight for? These are, I think, extremely important duties of the Indian media, which it will not perform. It is not going to. Look at the second paradox of the Indian press. When it came to the Bengal famine, when it came to the Jallianwala Bagh, a small nationalist press had to force the imperialist Western press to cover and acknowledge that this was happening in India. Ulta ho gaya. Today, if we want to know anything about Rafale deal or Pegasus, we are dependent on the Western press. N. Ram in the Hindu wrote 3 fantastic pieces on the Rafale deal. उसके बाद हिंदू का सरकारी एडवर्टाइजिंग कोलैप्स हो गया पूरा.
अब तक कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर और चैनल जेपीसी डिमांड नहीं किया, राफेल डील में डिमांड नहीं किया, पेगासस में डिमांड नहीं किया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन का या सुप्रीम। पत्रकार लोग, मीडिया अलग है, जर्नलिज्म अलग है। पत्रकार लोग, पत्रकार वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गया। इट इज द जर्नलिस्ट, नॉट द मीडिया, who have gone to Supreme Court demanding a Supreme Court led inquiry into Pegasus. The greatest intrusion and surveillance, you have become a national surveillance state with Pegasus, though there are other packages of software also. देखिए, what are the newspapers telling you about Pegasus? They are telling you, हाँ, राज्यसभा में हंगामा हुआ, एडजर्न हो गई, लोकसभा में हंगामा हुआ, एडजर्न हो गई। आपको ये नहीं कह रहा है कि how they are also affected by Pegasus, how you are affected individually by Pegasus, वो भी नहीं कह रहा है। ये भी नहीं कह रहा है कि each Pegasus installation minimum charge है, minimum charge is $300,000 for one instance, one phone. Now 200 names we have of people who have been targeted. That means और नाम आने वाला है, 500 तक हो जाएगा सर्वेलेंस लिस्ट। लेकिन even if we take 300, 200, it means so far somebody has spent $80 million to $60 million to do this surveillance. आप बताइए इस देश में किसके पास उतना पैसा है? सिर्फ सरकार नहीं, इट कैनॉट बी वन एजेंसी, नो एजेंसी, सीबीआई, आईबी, किसके पास 8 करोड़ US डॉलर उनके पास नहीं है एक चीज के लिए। इट हैज टू बी मल्टीपल एजेंसीज, several agencies collaborating to do this activity. लेकिन इसको पढ़ने के लिए you have to read the foreign press. यहाँ non-corporate media are talking about it. जो media which are not corporate owned, the Wire, Scroll, ये लोग आपको बता रहे हैं कि ये हो रहा है। Wire is one of the Wire, run by my old colleague and friend Siddharth Vardarajan, my colleague in the Hindu. They are every day telling you something, every day showing you something about what has happened, but the big media are not doing it. So where in the past the local media forced the Western media to listen, now the Western media is giving us a chance to listen to what our editors and owners are killing, the news that they are killing. ये second paradox of our time. देखिए, मैंने journalism, there were many streams. There was Raja Ram Mohan Roy. Bhagat Singh was a very different journalist from Raja Ram Mohan Roy or Gandhi. लेकिन आज पत्रकारिता में सिर्फ 2 stream है. I'm a teacher of journalism. I teach journalism for the last 35 years. I say now there are only 2 schools in journalism. एक तरफ journalism, दूसरी तरफ stenography. Journalists and media have largely become stenographers to power. जो पावरफुल लोग बोलते हैं उसको एम्पलीफाई करते हैं. एक बार चेन्नई में one senior citizen got up and scolded me. जब मैंने कहा, I said the same thing. Journalists have become stenographers. Media is producing stenographers. What you read is stenography. एक बूढ़ा आदमी खड़ा होके मुझको बहुत बहुत गाली दिया. I said, sir, I am sorry if I have offended you. What have I said? He said, sir, I am a stenographer and I am much better than you journalists. He said, देखो, मैं मद्रास हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर था 30 साल. उस समय में मैंने सबका वर्जन लिया. जो जज कहा मैंने लिखा, जो प्रोसिक्यूशन कहा मैंने लिखा, जो डिफेंस कहा मैंने लिखा,
जो विटनेस कहा मैंने लिखा। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आप स्टेनोग्राफी करते हैं सिर्फ पावरफुल नेता लोग का। सही बोला ना उसने, what he says is true. We are stenographers to power. That has been still in Indian journalism. There is a fantastic stream that resists this. And it is your duty as citizens to support those streams, to support those streams of journalism which are fighting to bring you the truth. It is your duty to subscribe to them, to boost them, to donate to them. That is what you should be doing. देखिए दैनिक भास्कर का क्राइम क्या था? ये उसका क्राइम कि कोविड डेथ्स का रिपोर्टिंग सही किया। जो गंगा किनारे के बीच में बॉडीज, सरायू नदी के बीच में बॉडीज, वो फोटोज, वो सब काम करके दिया, और इसलिए दैनिक भास्कर इज बीइंग पनिश्ड. They are being punished for that reason. So you need to, and again the paradox, the government is reacting to the Western media because in the Indian media they will make an example of Dainik Bhaskar, बाकी लोग सब डर जाएगा. I'll give you an example of how important Western press is to Indian state. There is an organization called Reporters Sans Frontières. Reporters Without Borders, based in Paris. Every year, and this is my own experience, I have been involved in this government commission. I was the only journalist member who was active. Reporters Without Borders, पिछले साल रैंकिंग किया इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, और उस इंडेक्स में ये लिखा गया, इंडिया इज नाउ एट द बॉटम of 188 nations. It is ranking 142, lowest rank for India ever, 142. तो सरकार को बहुत बहुत गुस्सा आया. देखो आप जो भी कहो आपको पिटाई करके अंदर डाल देंगे. They are not bothered what you think. लेकिन जब गोरे लोग कुछ कहते हैं ना, उसका सेंटिमेंट हर्ट हो जाती है. सिर्फ ये सरकार नहीं, भारत इंडिपेंडेंट इंडिया का सब सरकार मच मोर सेंसिटिव टू द वेस्टर्न प्रेस देन टू आवर ओन मीडिया. तो क्या हुआ, सरकार ने फतवा दिया, वी फॉर्म अ काउंसिल, अ कमिटी टू स्टडी दिस रैंकिंग एंड रिबट इट. ठीक है. डू यू वांट टू नो हाउ पावरफुल दिस कमिटी वाज? इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड at the level of who gave the order for the committee? Union Cabinet Secretary. Union Cabinet Secretary only takes orders from 3 people: Prime Minister, Home Minister, and Chief of PMO. These are the people who can tell the Union Cabinet Secretary what to do. No Chief Minister, nobody can tell him. He is a very powerful person. उसने ऑर्डर दिया ऐसा एक कमिटी फॉलो करो. हाँ, 1-2 पत्रकार भी डालो कमिटी में. हमसे दे अप्रोच्ड मी. आई सेड ओके, बट आई एम कमिंग ऑन द कंडीशन, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट सम गोरा रैंकिंग. आई एम वरीड अबाउट हाउ इंडियन पीपल एंड जर्नलिस्ट आर रैंकिंग अस. दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी. सो इफ आई एम कमिंग, we will be examining not just the ranking but the state of press freedom in this country. Surprisingly, they agreed, and I became the journalist member. Now this is a committee on press freedom, 13 member, जिसमें 2 पत्रकार और 11 ब्यूरोक्रेट और 2 पत्रकार. और उसमें से एक पत्रकार एक शब्द नहीं बात बोला मीटिंग में, वो रजत शर्मा जी, इंडिया टीवी में. 2 मीटिंग अटेंड किया और उसके बाद कहा आई एम टू बिजी. बाकी सब हम लोग सब वेला है ना, वी डोंट डू एनी वर्क. तो ही वाज टू बिजी एंड ही वांटेड टू, ही सेड आई एम सॉरी आई कैन नॉट. लेकिन वो पहला 2 मीटिंग में उसने
He did not speak. ठीक है, he was busy, I understand. Rajat was a friend of mine for decades. उसका compulsions अलग है, ठीक है, understood. I have no criticism to make of it. लेकिन उसका मतलब है कि 12 मेंबर कमेटी में एक पत्रकार था, फिर उसने 2 और कोऑप्ट किया जो भी कुछ प्रेजेंटेशन नहीं किया उसमें मीटिंग में। एक रिपोर्ट हर मीटिंग में मैंने इंटरवीन करके बताया, ये है कश्मीर का स्थिति ऐसा है, सिद्दीकी कपन का ऐसा जेल किया, दीज आर ऑल मेकिंग आर। मैंने कहा, मैंने लिख के दिया मीटिंग में, इफ आई वॉज डूइंग द रैंकिंग यू वुड बी मच लोअर देन 142। मैंने लिख के दिया उसको। हाँ हाँ साहब, जो आप कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ड्राफ्ट रिपोर्ट किया, पहला थैंक यू, डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू पी साईनाथ, और उसके बाद जो मैंने कहा एक शब्द नहीं था उस रिपोर्ट में। फिर मैंने, ड्राफ्ट रिपोर्ट है ना, मैंने डिसेंट नोट लिखा। आप ये नोट देख सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल, इट इज देयर ऑन वायर, इट इज देयर इन फ्रंटलाइन मैगजीन। तो मैं ये नोट लिखा और उसके बाद द कमिटी डिसअपियर्ड। रिपोर्ट छोड़ो, कमिटी डिसअपियर्ड। उसके बाद एक भी मीटिंग नहीं आया, एक भी जब एक कमिटी क्लोज होता है, अगर वाइस चांसलर ने कुछ कमिटी बनाया यूनिवर्सिटी में, जब उसका काम खत्म होगा आपने एक चिट्ठी लिखेंगे ना, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज ऑन द कमिटी। दोनों कमिटी रिपोर्ट सब डिसअपियर्ड, वैनिश्ड इनटू थिन एयर। I will leave a copy with your journalism school. लेकिन अभी RTI चल रहा, the case of the vanishing committee। ये छोटा मोटा कमिटी नहीं है, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ने फॉर्म किया भाई साहब, देन ऑल्सो इट हैज डिसअपियर्ड। तो वो उसका एटीट्यूड है वेस्टर्न प्रेस की तरफ। लेकिन एक और चीज हुआ, इस साल भी 142 रैंकिंग मिला, इसलिए दे वर नॉट एबल टू रिबट एनीथिंग। स्ट्रक्चर में देखिए अभी आप एक द नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस दैट यू हैव टू मेक व्हेन यू, व्हाट हैपेंड, जो पत्रकारिता स्वतंत्र संग्राम का बच्चा था, चाइल्ड ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, दैट इज टुडे इन द लास्ट 30 years। मैंने कहा 150 years ग्लोरियस हिस्ट्री, 20 years स्टैग्नेशन, 30 years कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेट ओनरशिप ऑफ मीडिया पूरा बन गया। सिर्फ हम कुछ बचे हैं एक स्ट्रीम, वी आर अ मिलिटेंट स्ट्रीम, वी फाइट, लेकिन हम सब डिजिटल स्पेस में हैं, किसी के पास अखबार के लिए पैसा नहीं है। 30 साल में कॉर्पोरेटाइजेशन इतना हो गया, एंड आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू हु एनालाइज मीडिया, we are analyzing media as an institution wrongly. Real estate, fourth pillar of democracy, ये सब गया हुआ जमाना। You want to understand the media, you analyze them as corporations, you analyze them as corporates, because that is who they are. 5 or 6 men, 5 or 6 companies control 60-70% of circulation and reach in the country. हो सकता है कि सैकड़ों अखबार हैं, हजारों न्यूज़पेपर हैं, 500-700 चैनल हैं, मालिक कौन है? मालिक 500-700 है? नहीं, 4-5 है, 4-5 है मालिक। Now and these owners, अरे सिंपल एग्जाम्पल, इंडिया का सबसे अमीर, सबसे रिचेस्ट मैन इंडियन इन द वर्ल्ड कौन है? मुकेश अंबानी। इंडिया का बिगेस्ट मीडिया ओनर कौन है? मुकेश अंबानी। हाउ विल द मीडिया एवर क्रिटिसाइज मुकेश अंबानी? एंड दोस मीडिया वेर ही इज नॉट द ओनर, he is the biggest advertiser. The media that he does not own, he is the biggest advertiser. Who can criticize him? So, let me give you a small sampling, because if I have 200 names
of industries that our owners are involved in. जब अगर आप you are a big owner, if you are a big owner in media, you are also a big owner of real estate. जो भी रियल एस्टेट का कानून आता है आपको इफेक्ट होता है ना. सो यू विल राइट. आपने एडिटोरियल में ये नहीं बताएगा रीडर्स को कि मैं आई एम अ वेरी बिग ओनर ऑफ रियल एस्टेट, ये नहीं बताएगा. एडिटोरियल में इंडिपेंडेंटली लिखते हैं आप, दिस लॉ इज वेरी बैड और वेरी गुड डिपेंडिंग ऑन हाउ इट अफेक्ट्स यू. देखिए उसका क्या क्या इंडस्ट्रीज, मैंने सिर्फ आपको 30-50 नाम दे रहा हूँ. एविएशन, ऑटोमोबाइल्स, एग्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर, बॉलीवुड, प्लांटेशंस, कोल, जिप्सम, स्टील, माइनिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैस, रियल एस्टेट, प्राइवेट बैंक्स, हेवी इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, कॉल सेंटर्स, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल्स, टेलीकॉम, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, सीड्स, सॉफ्टवेयर. I can give you 1,000 names if we had the time. You are an owner of all these and you are running a newspaper and a channel. That newspaper and channel will be compelled to serve your financial interests. वही है. When I come to farmers, I will give you the full example of that. देखिए उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी पावर था मीडिया में. आज आप कह सकते हैं कि ऑल इंडिया कॉरपोरेशन, ऑल इंडिया कॉरपोरेट पावर है मीडिया में. और ये अलग अलग बैंक्स, चैनल्स, रेलवेज, अभी जो भी उसका एविएशन, टूरिज्म, यू मस्ट नो वन थिंग, देयर आर इंटरलॉकिंग डायरेक्टरशिप्स. जानते हैं इसका मतलब क्या है इंटरलॉकिंग डायरेक्टरशिप? इसका मतलब वो मीडिया चैनल और न्यूज़पेपर का बोर्ड पे कौन बैठते हैं? बहुत सारा लोग जो पत्रकारिता के साथ कुछ नहीं है उसमें, वो बैठते हैं. बैंक का चेयरमैन बैठते हैं, फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन, और प्राइवेट बैंक्स का चेयरमैन रखते हैं. ओएनजीसी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी वाले बैठते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बैंक का, एमएनसी बैंक्स का चेयरमैन बैठते हैं उसमें बोर्ड पे. और ये मीडिया ओनर्स उनकी बोर्ड के भी बैठते हैं. देयर इज अ रिवर्स फ्लो वेयर द मीडिया ओनर्स आर आल्सो सिटिंग ऑन द बोर्ड्स ऑफ बैंक्स, रियल एस्टेट कंपनीज. इट इज अ वेरी वेरी इंसेस्चुअस रिलेशनशिप. अमेरिका का टॉप मीडिया एनालिस्ट बेन बेग्डिकियन एक बार बताया ये कॉर्पोरेट ओनरशिप और डायरेक्टरशिप लिंकेज को एक सेंटेंस में उसने, वो डीन ऑफ बर्कली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म बेग्डिकियन, और ही यूज्ड टू बी द एडिटर ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट. ही सेड मीडिया ओनरशिप represents corporate incest within corporate incest. इतना incestuous है इसका relations of media with different companies. जब ये मीडिया का स्ट्रक्चर है, जब ये मीडिया का ओनरशिप है, content will have to be influenced by that nature. अरे a corporate owned newspaper cannot produce the content of a Gandhi or a Bhagat Singh. How can it? It has to produce for its shareholders. The content has to serve the interest of the corporate. It has to serve the interest of profit. Politically free, imprisoned by profit. ये है मुझको कहना है वो the structural thing of the media. देखिए आप, when pandemic began, I think you will all agree that in the last 2 years, in the last year and a half, the public have needed journalism more than ever before in our independent history. Do you agree with that? People are terrified. They're worried about vaccination, about migration, about traveling, about stepping out. At the time when the public most needs you, at the time when the public most needs journalism, at the time when the public most needs journalists, the media have sacked 2,000 to 2,500 journalists and more than 10,000 non-journalist media workers.
आप कवर कैसे करेंगे कोविड को, या कोविड का बाप भी कैसा कवर करेंगे आप? हाउ विल यू कवर इट? You are throwing, even before pandemic, media never covered किसान और रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत को कभी भी सही नहीं कवर किया। क्यों? इसलिए कि उनको कवर करने में क्या रेवेन्यू मिलता है? रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से मिलता है, और कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग से मिलता है, सरकारी एडवर्टाइजिंग से मिलता है। हाँ, पाटियाला का किसान से नहीं मिलता है उतना ज़्यादा, बहुत कम मिलता है, और उसका थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग, उसके भी जो प्रोडक्ट्स उसको सेल कर रहा है, एग्रो प्रोडक्ट्स, उसके लिए एडवर्टाइजिंग मिलता है, तो थोड़ा कवरेज मिलता है आपको। लेकिन मैं आपको एक्चुअल नंबर दे रहा हूँ, पोजीशन ऑफ रूरल इंडिया इन द इंडियन प्रेस। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज दिल्ली ने 2 स्टडी किया, हर साल अपडेट किया, लेकिन अभी 2-3 साल नहीं किया, लेकिन लास्ट जब किया बिफोर पैंडेमिक, द फ्रंट पेज ऑफ ए नेशनल डेली, अरे ये नेशनल डेली चीज़ें भी बहुत, इट इज़ वेरी फनी। नेशनल डेली कौन सा है? जो डेली जिसका एक एडिशन दिल्ली से निकलता है वो नेशनल है, बाकी सब हम एंटी नेशनल है। तो नेशनल डेली कहते हैं जो अखबार दिल्ली से निकलते हैं, और 3 नेशनल डेलीज हिंदी, 3 नेशनल डेली अंग्रेजी स्टडी करके एवरेज नेशनल डेली गिव्स रूरल इंडिया ऑन द फ्रंट पेज 0.67% of space. 69% of the population gets 0.67% of front page. अंदर जाके लीव फ्रंट पेज, इनसाइड पेजेस 5 साल का एवरेज जो लिया, क्राइम एंड एंटरटेनमेंट गेट मोर स्पेस देन ऑल सोशल सेक्टर एरियाज, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, जो भी ऑल सोशल सेक्टर एरियाज पुट टुगेदर गेट लेस देन क्राइम एंड एंटरटेनमेंट। और इस देश में क्राइम एंड एंटरटेनमेंट एक ही है। Why do we cover Salman Khan and the Black Buck case? वो क्राइम है या एंटरटेनमेंट कवरेज है? बताइए। So that is the nature and structure of the Indian press. It cannot cover these things because it has no money to make from covering these things, imprisoned by profit. Then, do you know what the value of the Indian media industry is? बताओ। इंडियन मीडिया इंडस्ट्री मतलब बोथ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एक ही इंडस्ट्री है भाई साहब। इट इज वन इंडस्ट्री, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट टुगेदर। 2020 फिगर 2 ट्रिलियन रुपीस। ट्रिलियन मतलब करब, ट्रिलियन रुपीस मतलब 12 शून्य। और प्रोजेक्टेड वर्थ, ये फिगर्स हैं अर्नेस्ट यंग जो मार्केट रिसर्च कहते हैं, नेक्स्ट अगले 36 महीने में यह होगा 2.8 ट्रिलियन रुपीस आने वाला है। तो ये बहुत, और इसका वेल्थ कहाँ से आते हैं? जो इंडस्ट्रियलिस्ट इसको ओन करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्राइवेटाइजेशन, दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो कैसा सरकार को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं? हाँ, 1-2 बार कोई कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। जैसा दैनिक भास्कर और हिंदू का पनिशमेंट मिल रहा है, आप देखिए कौन जाएगा वहाँ? हु विल डू दैट व्हेन दे सी हाउ दोज हु आर डूइंग दिस आर बीइंग पनिश्ड? ये है द पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा, मेक दे टाई द हैंड्स ऑफ दीज पीपल। लास्टली अब आइए, मैंने कहा आपको एक क्लास और एक सेक्शन, ब्रॉड क्लास, इट इज मेनी क्लासेस, बट एक क्लास लेंगे तो किसान। द क्लास नेचर ऑफ द इंडियन प्रेस टुडे stands naked when it is covering farmer and agricultural laborer, when it is covering these 2 sections. देखिए अभी सरकार को कहना है ये एग्रेरियन क्राइसिस जो है
पिछले 20-22 साल में सरकार का फिगर क्या है? 3,30,000 किसान इस देश में आत्महत्या कर चुका है। व्हाट अ हॉरेंडस फिगर। किसी और भी एक प्रोफेशन से ऐसा एक फिगर आप निकाल सकते हैं? और ये भी फिगर, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बिल्कुल अंडर एस्टिमेट है। क्यों? इसलिए कि हमारा देश में, हमारा समाज में, हमारा मानसिकता में वी डोंट एक्सेप्ट विमेन फार्मर्स एज फार्मर्स, वी डोंट एक्सेप्ट दलित फार्मर्स एंड आदिवासी फार्मर्स एज फार्मर्स। वी से दे आर, आदिवासी लोग तो इलीगल ऑक्यूपेंट है फॉरेस्ट में, दलित लोग को वो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड है। ना समाज एक्नॉलेज करते हैं, ना सरकार एक्नॉलेज करते हैं कि इस देश में 65% ऑफ लेबर एंड वर्क इन एग्रीकल्चर इज डन बाय विमेन। तो जब हम ये एक्नॉलेज नहीं करते हैं, वो आत्महत्या का लिस्ट में महिला किसान बहुत कम आते हैं उसमें। देखिए, पंजाब और हरियाणा में 8 साल है जहां 6-7 साल है, बिटवीन 95 एंड 2020 6-7 साल है कि विमेन फार्मर सुइसाइड 0। इसलिए कि अरे दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर फार्मर्स वाइव्स। यह है हमारा मानसिकता, हमारा सोच, समाज का आइडिया है। समाज का मानसिकता भी वही है। वी डोंट एक्नॉलेज द दलित फार्मर, वी डोंट, तो उन लोग बहुत, उसका पूरा एक्सक्लूड हो गया सुइसाइड्स में, सुइसाइड्स लिस्ट में पूरा वो एक्सक्लूड हो गया। अरे ये सब 6-8 एक्सक्लूशन है। ये सब एक्सक्लूशन के बाद वो बोल रहा है फिगर आपको 3,30,000। अगर वो एक्सक्लूशन नहीं हुआ, सोच लीजिए क्या नंबर मिलेगा आपको। थिंक व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फार्मर्स हु हैव कमिटेड सुइसाइड। वो 3 लाख 2001 से 2011 तक हर आधा घंटा एक किसान का सुइसाइड, हर 32 मिनट। और ये सब एक्सक्लूशन के बाद। So this is how now, even now are they telling you how much are they? देखिए, as a reporter, I speak to you now as a reporter, as an editor, as a person who has a sense of what is news. जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली से बाहर, प्लीज नो दिस, this is in the pandemic period, the greatest protest movement in the world, absolutely the largest protest continuing in the world for the longest period of time. Next month it will be 1 year. It will be 1 year. How much attention is, what you do is ask Ashok Gulati to write in the editorial page, इसको क्या करना है। किसान से आप बात नहीं करते हैं, हाँ? उनका आवाज नहीं आते हैं टाइम्स में, टाइम्स नाउ बहुत बुरी मटेरियल आते हैं उनके बारे में, विलिफाइंग इन नेचर। देखिए आप, कितने बार इंडियन एक्सप्रेस, सुरजीत बल्ला, अशोक गुलाट, ये सब क्या क्या लिखा है। दीज आर ऑल रिच फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। कभी वहीं एक बार भी आपने देखा, फिगर दिया कितना रिच है पंजाब का फार्मर, फिगर दिया आपको? आप कभी आर्टिकल पढ़ा इन लोग का नाम पे जो जहां करें कि दे वांट सोशलिज्म फॉर द रिच? सुरजीत बल्ला एंड को एंड ऑल ऑफ देम आर कॉलिंग यू फार्मर देयर रिच फार्मर्स ऑफ द पंजाब। उनको मत सुनाओ, अरे गो टू रिचर पीपल लाइक अंबानी एंड अडानी, वही कह रहे हैं। How much does the farmer earn in this country? Have any of you seen in your, has your newspaper told you, has your channel told you? Numbers है, the numbers are there. National Sample Survey का फिगर है। हाँ, पंजाब फार्मर रिच हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको how rich he is. But also think of how poor the other farmers are. National average, national monthly average of a farmer household, farmer household में 5 जन,
पंजाब में 5.2 कुछ या 4, roughly 5% household for farmers. National sample survey, all India average of monthly income of a किसान हाउसहोल्ड, एक किसान परिवार का 6,426 रुपया। अगर आप 5 मेंबर हाउसहोल्ड बनेगा, इसका मतलब पर कैपिटा है 1,300 भी नहीं है। यह है नेशनल एवरेज। इसमें पंजाब और केरल अलग है, मच हायर। लेकिन वो भी क्या है, वो मच हायर क्या है, रिच फार्मर कैसा बन गया आप लोग। पंजाब का एवरेज हाउसहोल्ड इनकम 5 मेंबर फार्मर फैमिली 18,050 रुपया। अरे द लोएस्ट सैलरी इन गवर्नमेंट, द लोएस्ट सैलरी इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर is higher than your salary of farm household. The lowest income in the organized sector, the lowest salary in the government sector is higher than the income of the rich Punjab farmer. समझो आप, 18,050 मतलब अगर आप 4-5 मेंबर फैमिली लेंगे, पर कैपिटा होगा 3,500 रुपीज पर मंथ। Why don't they tell you this when they give? गाली देते समय तो एविडेंस दिखाओ, रिच फार्मर है, इतना पैसा कमा रहे हैं, इन लोग को मत सुनाओ। In fact, the Punjab farmer is an inspiration to farmers everywhere else in both how to do better and how to earn better and how to resist what is going on. What is going on is an incredible resistance, लेकिन मीडिया स्टोरी कहाँ बता रहा है आपको। फार्म लॉस अभी तक मैंने कलेक्ट किया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल्स, थोड़ा ओपनिंग में थोड़ा कुई करेंगे, बेचारा बैठा है वहाँ 8 महीना, बात करो, प्यार से बात करो, और आखिरी पैराग्राफ में बताएगा कि लेकिन ये कानून बहुत बढ़िया है, इसको मत हटा, कानून बहुत बढ़िया है। ये सब बदमाश है, बेवकूफ है, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी आर डूइंग गुड फॉर देम। ये सब ये पंजाबी लोग सब स्टूपिड है। एक्सप्लेन टू द, प्यार से एक्सप्लेन करो। तो दिस इज द कंटेम्प्ट विद विच दे कवर द फार्मर। और इसमें आपको 2-3 नंबर देके आई विल टेल यू व्हाई। नाउ टेल मी, मुकेश अंबानी is the richest man Indian in the world. He is the richest Indian media owner, and he is the biggest beneficiary of the farm laws. ये 3 कानून है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? अंबानी, अडानी। हर किसान के हर नारा में वो नाम आते हैं, ये नहीं आते। They are there in the slogan of every farmer in Punjab, in Maharashtra, in Tamil Nadu, in Kerala, anywhere, Ambani, Adani के खिलाफ नारा है। Do you know what is the wealth of Ambani and the wealth of Punjab? This one man already has wealth equal to the GDP of Punjab. आप फोर्ब्स मैगजीन बिलियनर्स एनालिसिस पढ़ लीजिए। फोर्ब्स मैगजीन आप लोग सुना होगा, फोर्ब्स मैगजीन, वो कैपिटलिज्म का वो एक बाइबल है, ऑरेकल है। मुकेश अंबानी का वर्थ, द वर्थ ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी इज $84.5 billion. $84.5 billion. GDP of Punjab, GSDP, gross state domestic product, $85.5 billion. वो एक साल में पार करेगा। The man owns as much as the state of Punjab does. He is as wealthy as the GDP of Punjab, but you want to give him even more of Punjab's wealth. Anyay. Okay, so this is something you should consider. And
when you look at these farm laws, how they've been covered, not one of these magazines, channels, newspapers have told you, ये सिर्फ किसान के बारे में नहीं है. In conclusion, I want to show you that because I want you to come to the current situation in the media. The farm laws are not only about farmers. They affect every citizen of this country because there are 2-3 clauses in all the farm laws which remove the right of every citizen, sirf kisan nahi, they remove the right of the citizen to go to the court. Samjhe? You cannot go to the court. You can go to an appellate administrative tribunal जहाँ डेप्यूटी कलेक्टर, नाइब तहसीलदार ये लोग बैठ के जजमेंट देते हैं आपको. अरे इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल टू द लीगल प्रोफेशन. वकील लोग बेचारा दे विल बी अनएम्प्लॉयड बिकॉज मोस्ट ऑफ द cases in the court are land cases, other cases, contract cases of farmers. Articles 13 in 15 in the contracts law, Article 17, 18 in the other APMC Act, these rule out the right. It is anti-constitutional. It violates our fundamental right of Article 32, the right to legal remedy. ये fundamental right है आपका. But under these laws you cannot. Now you know they are bringing the same clause in other laws. Cow slaughter laws में भी कर्नाटका लाया और एक लीगल क्लॉज ऐड किया उसमें. हाँ? जो एक्शन लेंगे, जो भी एक्शन लेंगे काउ स्लॉटर के खिलाफ, दे विल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स. इसका मतलब कल बजरंग दल, वीएचपी किसी को लिंचिंग करेंगे, घर जला देंगे, दे विल बी डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट्स. समझो आप. वेयर इज योर मीडिया टेलिंग यू द ट्रूथ? इसलिए मैंने कह रहा हूं the structural compulsion to lie. They cannot tell you the truth because they profit from these laws. Their owners profit from these laws. I am not saying don't read these newspapers. I am not saying don't see the channels. I am saying make some choices about which different sources you read and support the sources who struggle day in, day out to tell you the truth. Okay, that is something that you should do. What can happen in the media? So finally, we can do several things. One, the fight we are fighting, our time, we are fighting for democracy of the digital space. We are fighting for, you are fighting for. If you want a proper media, then you are fighting for democratization of the media itself. If tomorrow we can have 65% of MPs owned by Ambani and 35% of owned by Adani, we privatize the members of parliament, you will protest. But 65% of media is owned by 5-6 people, you don't protest. Huh? You have to fight monopoly. And I'm saying this, that no self-respecting media in the world could avoid covering the fact that the Kisan Andolan at the gates of Delhi is the largest protest movement in the world and the longest enduring protest movement in the world. In fact, there are lessons for the media in it. They are telling you something about resistance. But most of the media, looking at Dainik Bhaskar and looking at the collapse of government advertising for the Hindu, they don't want to go there. Politically free, imprisoned by profit, and now politically self-imprisoned in the prison of profit. Thank you.